Good evening, sir. Very, very good evening. गुड इवनिंग सर। Very good evening, Smith. सर कैसे हैं? टाइम मिला ना नहीं मिला? अभी तो मांग के काम चलवा रहे हैं। हमको तो लगा कि आज क्लास भी नहीं ले पाएंगे आप लोगों का, क्योंकि तभी जो क्लास मेरा ऑफ हुआ मोबाइल, तो 3 बजे ऑन हुआ है मेरा मोबाइल, सुबह शाम में। Good evening, दोपहर के sir. 3 बजे ऑन हुआ है। वेरी वेरी गुड इवनिंग नीरज। कहाँ गायब हो जाते हैं आप? सर कहाँ गायब होंगे सर, ये बोले ना सर, लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक बोला है, थोड़ा टाइम लगेगा। रिकवरी निभा नहीं है? सब चलिए चीज ठीक है सर, आप वही जल्दी उठे से और स्वस्थ फेक्ट होइए, कर दें। क्योंकि प्राइम टाइम है अभी। हाँ सर। हाँ, तो क्या बात था भाई, संसद आप लोग पढ़ने के लिए परेशान हैं। संसद से क्या क्वेश्चन पूछा था 66 में? लवली, सर लवली 66 का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। सर बताती हूँ सर। तो फिर क्वेश्चन नहीं तो कैसे समझे कि 2 क्वेश्चन पूछा था ये संसद से? नहीं सर, ये सर बतला रही हूँ। जैसे भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी अंग है, विवेचना कीजिए। और एक क्वेश्चन था सर, भारतीय ठीक है, संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है। तो जी इसमें सर जी। जो भारतीय संसद वाला क्वेश्चन है कि वो क्या है, भारत की विविधता में एकता को लेकर जो बात करता है, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो जी आप सर। लोगों को नहीं पता है? नहीं सर, ऐसी पता इसमें तो है, क्या बस बातें लिखने हैं जो बैठते हैं भारतीय तो संसद? सर ये क्योंकि डिसीजन नहीं कर पाते हैं ये जिसमें कितने पॉइंट डलाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बेस्ड है ना, ये कहीं जी आपको सर जी कहीं सर बुक में मिलेगा नहीं। जी सर। तो इसको जब तक एनालाइज नहीं कीजिएगा, आप अपना इमेजिनरी व्यूज डेवलप नहीं कीजिएगा, तब तक इस तरह के क्वेश्चन को डील करना थोड़ा सा क्या है, टिपिकल हो जाता है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं बार जी बार सर, कह रहा मुश्किल हूँ है सर जी सर। कि जो भी क्वेश्चन पूछता है वो आप लोगों के इन हैंड होता है। बस करना क्या होता है कि हमें सेलेक्ट करना होता है कि किन किन मुद्दों को हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जी सर। जैसे संसद के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछेगा, फिर से बताइए दीपाली। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी अंग है, विवेचना कीजिए। अब राष्ट्रीय एकीकरण और का अगर प्रभावी अंग की बात करता है तो मंच इसके है। संदर्भ में क्या है कि एक संसद में देखिए तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात होती है, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो जी सर। एकीकृत राष्ट्र के लिए जो नीतियां एवं कार्यक्रम हैं और योजनाएं हैं, तो इसके संदर्भ में आप इसी संसद की भूमिका को देख सकते हैं। फिर जो जी सर। विधायिका है और कार्यपालिका है, विधायिका क्या करता है, एक विधि निर्मात्री संस्था के रूप में है। आप उसे स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। राज्यसभा की को आप वहां पर स्पष्ट कीजिए कि राज्यसभा क्या करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ जो है विशेषज्ञ संस्था के रूप में भी कार्य करता है।
ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही हैं? जी सर। अब यस ये सर। बताइए कि ये सब चीजें आपको पता थी या नहीं पता है? ये सब बातें आपको पता है या नहीं पता है? यही सब चीजें लिखना है ना, हाँ सर, पता तो रहता है। जी तो सर, अलग जी से तो सर। कुछ लिखना नहीं है इसमें। जी सर। तो संसद में कोई अगर पढ़ाएगा आपको तो वो ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ाएगा, नहीं कि लोकसभा क्या है राज्यसभा क्या है, यही पढ़ाएगा ना। ये पहले बताइए, जी जो सर, उससे ट्रेडिशन लेकिन है क्वेश्चन इसका ट्रेडिशनल वो से तो सर यही है। क्वेश्चन आते नहीं हैं। जी सर। तो जब अप्लाइड चीजें जब पूछता है तो वहां पर हमें क्या करना होता है, अपने लेवल पे काम करना होगा कि चीजों को कोरिलेट करने की चीज, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आसान है फैक्चुअल क्वेश्चन से। बस क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या है, आपको चीजों को रटने की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन जब अप्लाइड क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास क्या है, नॉलेज पहले से रहते हैं, बस थोड़ा सा क्या करना होता है, उसको सिंक्रोनाइज कर देना होता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा डेटाज वगैरह को उसमें इंक्लूड कर देना होता है, उदाहरण डेटा रिपोर्ट वगैरह, बस इतना ही चीज करना है ना। जी सर। ठीक है, लवली दूसरी समस्या क्या थी आपकी? अब रहा एक सर संसद अभी के जो टॉपिक जो चल गैर रहा है ना, प्रभुसत्ता संपन्न हाँ सर अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पे बोलिए। जो मतलब एक क्वेश्चन तो हम लिखे हैं जो कल आपसे पूछे थे, लेकिन बाकी और ठीक है, क्वेश्चन में ना समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे करें, भूमिका क्या लिखे। अगर लिखना चाहेंगे तो सबका आंसर सेम ही लगता है, इसलिए सर थोड़ा सा वो सब क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करना था आज। देखिए एक बार बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ कि मान लीजिए कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आंसर के रूप में, तो मैं आपसे डिस्कस क्या करूंगा, जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर है, स्ट्रक्चर है, उसी पर डिस्कस कर पाऊंगा ना। बताइए। जी सर। नहीं फिर भी सर आप एक बार बता देते ना तो क्योंकि लिखने में फिर भूमिका ना और समझ में आने निष्कर्ष जो, लगता। वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर भूमिका और निष्कर्ष की बात करते हैं तो ये तो मुंडे मुंडे मते भिन्ना वाली बात, कि हर व्यक्ति अपने नजरिए से इसको देखता है। ठीक है, मान लीजिए आज हम 5 का 10 का 15 का निष्कर्ष और भूमिका बता देंगे, अगर मान लीजिए 11वां क्वेश्चन पूछता है तो क्या करेंगे आप लोग? ये स्किल्ड है ना, एक स्किल्ड को डेवलप करने की आवश्यकता है ना, और वो धीरे धीरे होगा ना। लवली, जी सर। एक बार अमन का क्वेश्चन आप लोग आंसर पढ़ के देखिए। आप लोग अमन का आंसर पढ़ते हैं आप लोग? नहीं सर, एक बार शुरू में पढ़े थे लेकिन फिर अभी इधर नहीं पढ़ रहे। ये बच्चे कुछ अब बच्चों ये का चीजें तो जो करना चाहिए नाम कुछ दीपाली है ना, दीपाली का क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ो, है ना। ये अमन है ना, अमन का क्वेश्चन एक बार देख लो, और एक प्रीति है ना। ये 3 बच्चे का क्वेश्चन है कि आप लोग पढ़ो, है ना। चीजें जो है कि प्रीति का आंसर तो देखते हैं, हाँ प्रीति, उनका हाँ लगता है कि हाँ एकदम सही है, हाँ लेकिन फिर खुद से जब लिखना चाहते हैं नहीं लिख पाते हैं, लगता है कि अगर देख के लेंगे उसकी हूबहू हो जाएगा। हाँ, इसकी भाषा लक्ष्यदार होती है ना, इसकी भाषा लक्ष्यदार होती है। लॉजिकली जो है कि आप देखेंगे तो दीपाली जो है लॉजिकली थोड़ा लिखने की कोशिश करती है ना। और अमन का है ओवरऑल जो है कि आपका जो है कि वो सब कुछ डालने का प्रयास करता है ना। तो आप इन लोग इन तीनों का आंसर देखोगे तो थोड़ा सा आपको जो है लाभ मिल सकता है, आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि इन लोग के भी आंसर जो है कि बहुत परफेक्ट नहीं मैं आप लोगों को बार बार कहता लेकिन हूँ कि हाँ सर, बताइए बताइए सर। जब तक आप लोग एक दूसरे का आंसर नहीं पढ़ेंगे तो वहां से चीजें क्या होंगी, कमियों का की जो आंसर अप टू द मार्क नहीं होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें भाषा शैली की पता चलेगी, हमें वाक्य संरचना की बात पता चलेगी, हमें शब्दों के चयन के बारे में पता चलेगा। सिर्फ लेखन शैली ये चीज नहीं है कि हमें अप टू द मार्क लिखने की, तो वही तो सिर्फ परीक्षण नहीं है ना।
वहां पे तो हर चीजों का परीक्षण होता है आपका। फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में कुछ नए पॉइंट पता चलेंगे, कुछ नए आइडियाज पता चलेंगे, कुछ नया जो है सो वैल्यू है वहां पे क्या होगा, एनालिटिकल जो विश्लेषण होगा वो कुछ नए डायमेंशन से हो सकता है। वो सब चीजें तो पता चलेंगी ना, नहीं चलेंगी? जी सर। तो सिर्फ ये इस पर्पज से जब देखिएगा कि भाई बंदे ने अप टू द मार्क नहीं लिखा है तो हमें उस पर नहीं पढ़ना है या पढ़ना नहीं है, ये चीजें गलत टेंडेंसी है ना। हमें देखिए यही कहते हैं कि यहाँ पे आपके स्मार्टनेस की परीक्षण यहीं पे हो जाती है कि हमें यहाँ से क्या लेना है। ये जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन आपको डिपेंडेंट रहने की आदतें खत्म हो जाएंगी। तो हमें ये चीजें डेवलप करनी है कि हमारे काम की चीजें इसमें क्या है, बस इस पे हमें फोकस करना है। बातें समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। तो इन सब चीजों के एक दूसरे का आंसर पढ़ने की कोशिश कीजिए। वहां से हर चीज को हम अप टू द मार्क नहीं कह सकते, लेकिन चीजें वहां पे क्या है, वहां पे भी आपको लगे कि यार इसमें अगर ये कम इस तरीके से इस आंसर को अगर लिखा जाता तो ये चीजें नहीं दिखती, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पर, इससे ये भी पता चलेगा कि आप सामने वाले के आंसर में जब कमियां निकालने की ढूंढने की कोशिश करेंगे या देखेंगे तो उस गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे या अपने स्तर पर भी उसका वैल्यू जजमेंट कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जब एक दूसरे का आंसर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ये सब चीज। ठीक है। और 66वीं में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो 64वीं का क्वेश्चन रिपीट। ठीक है। 64वीं में क्या पूछा था बताइए? 64th का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा था? 64th में नहीं, 65th में। 65th में क्या क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी में? भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये 66 में हो गया, 65th का बताइए। 65th में, 65वीं में है। अब देखिए फिर 66 में क्यों आया था कि भाई 66 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे याद था कि 65 में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने कहा कि रिपीट किया गया क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर चीजें क्या है, तो मैंने कहा कि ये जो टॉपिक जाके जुड़ता है वो जुड़ता है संप्रभुता से। और संप्रभुता में कहने का मतलब प्रस्तावना की संप्रभुता नहीं है, इसमें सर्वोच्चता के तत्व। और सर्वोच्चता का तत्व क्या है कि भारत में संसद सर्वोच्च है या संप्रभु है, या न्यायपालिका संप्रभु है या सर्वोच्च है, या फिर भारत का संविधान संप्रभु या सर्वोच्च। इन 3 डायमेंशन से इस क्वेश्चन को डील करना था। बातें समझ रहे हैं? बातें समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यस सर। जी सर। अब देखिए तो जब इसको डील करने की बात थी तो इसको इन डायमेंशन में हमें डील करना था और फिर बताना था कि कैसे जो संसद है वो गैर संप्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखाते हैं कि एक संप्रभुता संपन्न कैसे है, तो आर्टिकल 368 की बात हो जाती, जो क्या है, एक संसद को यह अधिकार देता है कि संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है। फिर आर्टिकल 105 की बात आ जाती है जो संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। ठीक है। जहाँ पे क्या है, जो संसद के में चाहे वो मारपीट कर ले, ठीक है, किसी का कत्ल कर दे, इसको लेकर क्या मामला बाहर नहीं चलने वाला है। या फिर किसी संसद के जो कार्यवाही है उसके रिपोर्ट प्रदर्शन पे रोक लगा सकता है। या फिर जो सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं है कि संसद की जो संप्रभुता है सर्वोच्चता है वो दिखाई देगी आपको। लेकिन जब दूसरा पहलू इसका क्या है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात करें तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता के कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, तो संविधान के संरक्षक के रूप में जो इसकी भूमिका है,
न्यायिक समीक्षा की जो भूमिका है उसकी, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो मूल ढांचे की जो संकल्पना है उसकी बात आप यहाँ पे कर दे, ठीक है। और फिर जो न्यायिक अवमानना का प्रश्न है, इन संदर्भों में यह दिखाना था कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। और फिर अंत में आपको लिखना था कि न तो भारत में संसद संप्रभु है, न न्यायपालिका संप्रभु है, बल्कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, जो क्या है, न्यायपालिका की ओर झुका हुआ है, ठीक है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में संसद एक गैर संप्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। बात स्पष्ट हुई लवली? तो चीजों यस को एक सर। दूसरे से क्या है, जोड़ने की जरूरत है। चीजों को क्या है, एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत है, और तभी आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको आप डील कर पाएंगे, क्योंकि हर चीजों को क्लास में डिस्कस करना संभव भी नहीं है। बातें समझ रहे हैं ना? जो रियल फैक्ट है मैं वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस डायमेंशन में ये लेके क्लास को चलेंगे और जो क्वेश्चन का सेटर है उसका डायमेंशन क्या है, दोनों में अंतर हो सकता है। बेचारे 50 साल 60 साल 70 साल का अनुभव है उसके पास, और उसके देखने का नजरिया हो सकता है कि मेरे देखने के नजरिए से भिन्न हो सकता है। बातें समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो व्यवहारिक बातें हैं, मैं बरगलाने वाला काम नहीं करता किसी को, जो चीजें फैक्ट्स है उसकी बात करता हूँ। और यहीं पे चीजें जो है हिंदी मीडियम के पिछड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो सारी चीजें कहते हैं कि सामने वाला ही मुझे करके दे, मैं अपने स्तर पर कोई एफर्ट ना करूं। मैं कितना भी कोशिश कर लूंगा, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लेंगे, जब खुद से चीजों को, जब कहते हैं कि क्यों कहा जाता है कि खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए छात्रों में, जब तक खोजी प्रवृत्ति नहीं होगा तब तक चीजें क्या होंगी, आप में एडिशन, जो वैल्यू एडिशन की बातें होती है वो सामने नहीं आ पाएगी। तो खुद से खोजी प्रवृत्ति, उत्सुकता बनाए रखिए, तभी क्या लगेगा, हमेशा नयापन लगेगा आपको अपने एनर्जी में, अपने पढ़ाई में। नहीं तो फिर वो स्टैटिक वे में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर वहां पे इनोवेशन की जो बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए, मैं जो बात कह रहा हूँ रियल है कि नहीं, सही बातें बता रहा हूँ कि नहीं आप लोगों को? जी सर। हाँ। जी सर। तो मैं दूसरे का अनुसरण, मैं बार बार कहता हूँ कि खुद पे विश्वास करना सीखिए, और कितनी भी असफलता आए निराशा मन में मत लाइए, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, हर चीजों का सॉल्यूशन आपके पास, आपके पॉकेट में रहता है, और पॉकेट वो आपका मोबाइल है। मोबाइल में जहां भी कोई कंफ्यूजन होता है वहां उसको क्या कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए वहां से। तो जब गैजेट रखते हैं तो गैजेट का इस्तेमाल करना भी सीखिए ना, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, मैं भी तो रिसोर्स, सब चीजें क्या है मेरे पास। ऐसा तो नहीं कि मैं कम, सारा कुछ कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर की हर चीज मेरे में पहले से डाउनलोड है, ऐसी बात तो नहीं है ना। मैं भी तो आपको क्लास लेने से पहले चीजों को देख के आता हूँ, अपडेट होने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं आजकल के कि क्या नहीं है, तभी मैं आपके सामने आता हूँ ना। जैसे देखिए कि अभी मैंने आपको विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में मैंने कल पढ़ा था, तो मैंने आर्टिकल देखा तो आप लोगों को सेंड किया या नहीं सेंड किया? हम्म। यस जी सर। सर सेंड किए सर। यस। तो जो लगता है कि आपके लिए जरूरी है तो मैं भी अपडेट होने की कोशिश करता हूँ ना, कि आखिर इसमें कुछ, क्योंकि मैंने इसको 2020 में पढ़ा था, और जब 20 में पढ़ा था तो उसके बाद अपडेट में मैंने पहले ही कल ही बताया था आपको कि अभी चर्चा में रहा था। जी ने कहा है कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और स्पेशल पैकेज की बात कर रहा हूँ सभी क्षेत्रों में। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और टच बने रहिए पेपर से।
कि वहां क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से पिक होता है। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? केंद्र राष्ट्र संबंध के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कोई आंसर लिखा है आप लोगों ने केंद्र राष्ट्र संबंध में? मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। कोई आंसर लिखा है आप लोगों ने? सर कल आप एक होमवर्क दिए थे वित्त आयोग के किसी ने बारे भी में, नहीं लिखा है? कार्य और उसके बारे में, वो लिखा था मैंने। ठीक है, चलिए, वो तो चीजें हैं। आंसर किसी ने नहीं लिखा? अब बताइए कि जब आप लोग आंसर ही नहीं लिखेंगे तो फिर डिस्कशन किस आधार पर करें? डिस्कशन का कोई आधार होना चाहिए ना। लवली? यस सर। पहले मैं बार बार कहता हूँ ना कि सर हम चीजों को लिखना खुद शुरू से जब किए तक हैं और एफर्ट लिखे नहीं भी आधा करेंगे आप। पेज, लेकिन जो है ना उसके क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? बता रहे हैं सर। भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो वही प्रवृत्ति नहीं समझ में आया कि किस टाइप से आंसर लिखना है। आपको तो बताए थे ना हम कि प्रवृत्ति क्या क्या है। वो कि एकात्मक नहीं वाला बताया वो गया तो था दूसरा आपको? क्वेश्चन का आंसर बताएं सर, संघीय ढांचा वाला था। जब मैं संघवाद आपको पढ़ा रहा था उस समय बताया था ना कि फर्स्ट ही क्लास के जी फर्स्ट डे के सर, दिन। हाँ 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 सर, वो जानते हैं, लेकिन वही फिर क्या उभरती दिक्कत हुई था वहां प्रवृत्ति पे? था तो वो समझ में ना आया हमको। उभरती हुई प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जो नए इमर्जिंग इश्यूज हैं वो क्या है भारतीय संघवाद के समक्ष, या फिर एक तो ये होता है, या फिर कैसे संघवाद सहयोगी और सहयोगी से प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर आगे बढ़ता है, ये चीजें। ठीक है, बातें समझ रहे हैं? जी सर। तो ट्रेडिशन क्या है? यही है ना कि आज का दौर जो है वो कह रहा है कि हम भाई सहयोगी संघवाद से अब आगे बढ़कर हम लोग प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर उन्मुख हो गए। पहले क्या था? संघवादी नेचर था। फिर हमने कहा कि भाई मेरा संघवाद क्या है? सहयोगी संघवाद है। फिर हमने कहा कि नहीं भाई, अब सहयोगी संघवाद से आगे बढ़ के हम प्रतिस्पर्धी संघवाद में आ गए। ये क्या है? नई प्रवृत्तियां है ना संघवाद के समक्ष। ठीक है, तो जी इन सर। चीजों पे हमें काम करना था। तो हर चीज तो आपके क्लास में डिस्कस हो ही जाता है ना, बस उसको क्या करना होता है, उसको बेहतर रूप में समाहित करना होता है अपने आंसर में। क्योंकि मेरा अप्रोच भी यही होता है जो आपके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। ठीक है?
और कोई प्रश्न है मन सर में? एक चीज हमें भी पूछना है। हाँ सर, एक चीज पूछना था। बताइए। सर जैसे वर्तमान समय में संघीय सरकार और बिहार सरकार के बीच कुछ मुद्दे हैं तो सर बता दीजिएगा, डालना है क्वेश्चंस में। तो वर्तमान में संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच मुद्दे की अगर बात करनी है तो पहला तो विशेष राज्य है ना, अपने सामने मिल गए। पहला विशेष राज्य के दर्जे की बात, विशेषाधिकार। यस सर। विशेष राज्य का दर्जा। दूसरा है कि कोरोना के फेज में जो रेवेन्यू शेयरिंग की बात, वो इशू हो जाता है। ठीक है। जी सर। तीसरी अगर बात कीजिए तो जातिगत जनगणना को लेकर बात कर सकते हैं। तो आपके पास हर चीज होता है लेकिन आप लोग करते क्या है, उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। अब बताइए कि ये तीनों चीज आपको पता था या नहीं पता था? इसी तरीके से एक आध टॉपिक और ढूंढ लीजिए इश्यूज को। CENRC का तो मामला जैसे था। सर, कौन सा सर? CA और NRC। जी एनआरसी। ठीक है। सर जैसे कि क्वेश्चन था वर्तमान समय में फिर संघीय देखिए, सरकार और बिहार सरकार के मध्य संबंध, तो उसमें ये सब डाल सकते हैं ना सर? हाँ तो जो इश्यूज हैं उसको लेकर अभी बताइएगा कि सहयोगात्मक संबंध रहे। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे क्या है, NDA की सरकार है। एक ही सरकार है ठीक है जी। ना? जी। और लेकिन इन इन मुद्दों पर जो है कहीं न कहीं दोनों के बीच जो है विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक है। जी सर। विशेषकर जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार क्या है, नीतीश बाबू ज्यादा एग्रेसिव है। हाँ, कराने की मांग। जी सर। ठीक है। तो ये सब इश्यूज हैं जो शॉर्ट आउट होने चाहिए। चीजों को पेपर से जब तक एक दूसरे को जोड़िएगा नहीं, इश्यूज तो वहीं से निकलते हैं ना, कि कहीं और से निकलेंगे इश्यूज। बातें स्पष्ट होगी सभी को? और कोई प्रश्न है मन में? तो क्लास पॉलिटी की लास्ट क्लास है, तो जो भी भूले बिसरे गीत है वो याद कर लीजिए। कुछ पूछना हो और तो। सर अब 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद गीत याद आएगा तो पूछ लेंगे सर। चलिए तो आगे बढ़े यहाँ से। कहाँ पे रुक गई थी हमारी क्लास कल? हमारी क्लास कल कहाँ पे रुक गई थी? हम्म हमारी क्लास कल कहाँ पे रुक गई थी? मैं सुन 15वां पा रहे वित्त हैं? आयोग पे चर्चा हो रहा था सर, और राज्यों की अपेक्षा 15वां वित्त आयोग पे चलिए चर्चा हो रहा बिहार था जैसे सर, राज्य, जिसमें राज्यों की अपेक्षा के बारे में बताया बिहार जा रहा था। जैसे, चलिए लिखिए बिहार जैसे राज्यों की अपेक्षा क्या है। तो लिखिए राज्य को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। बिहार जैसे राज्य 11 की सामाजिक आर्थिक जनगणना, 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना और समान आय
असमान जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, हरित आवरण, हरित आवरण, हरित आवरण आदि के आधार पर, आदि मानकों के आधार पर, आदि मानकों के आधार पर केंद्रीय करों में राजस्व, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के लिए नया मापदंड बनाया जाए, नया मापदंड बनाया जाए। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व सेस व सरचार्ज का बंटवारा, सेस व सरचार्ज का बंटवारा सेस व सरचार्ज का बंटवारा राज्यों के बीच करने, राज्यों के बीच करने तथा राज्यों के बीच करने तथा डिविजिबल पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 42 से बढ़ाकर 50% किया जाए। डिविजिबल पूल में कौन सा पुल सर? राज्यों की हिस्सेदारी डिविजिबल, जो राजस्व का बंटवारा होता है ना केंद्र और राज्य के मध्य। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना, ठीक है। तो डिविजिबल सर पूल में 42 है 41 है सर। अनुशंसा 42 है ना नीरज, हमने क्या कहा कि अनुशंसा उसमें से 42% 1% की सर है, इसको दिया ना लेकिन सर, उसमें लद्दाख को। हाँ, तो ये ओवरऑल की बात है ना। ठीक है, तो 42% से बढ़ाकर 50% किया जाए। डिविजिबल पुल के बाद सर बोलिए सर एक बार। डिविजन पुल में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% से बढ़ाकर 50% किया जाए। 42% से बढ़ाकर 50% किया जाए। ठीक है, 0.58% थी। 11वें वित्त आयोग, 11वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी 11.5
5-8% थी। फिर से जो 14वें में घटकर जो 11वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी 11.58% थी। जो 14वें में घटकर 9.65% हो गई। जो 14वें में घटकर 9.65% हो गई। पूर्ण विराम। उसके बाद लिखेगा इसमें इससे 13वें की तुलना में 14वें में इससे 13वें की तुलना में 14वें में प्राप्त होने वाली राशि में इससे 13वें की तुलना में 14वें में प्राप्त होने वाली राशि में 136% की वृद्धि हुई। 136% की वृद्धि हुई। 136% की वृद्धि हुई। जबकि राष्ट्रीय औसत 173% की थी। जबकि राष्ट्रीय औसत 173% की थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। 14वें वित्त आयोग केवल पंचायतों के लिए राशि उपलब्ध करवाती थी। 14वें वित्त आयोग द्वारा केवल पंचायतों के लिए राशि उपलब्ध करवाया गया था। 14वें वित्त आयोग द्वारा केवल पंचायतों के लिए वित्त उपलब्ध करवाया गया था। जबकि 15वें में पंचायत समिति तथा जिला परिषद को भी राशि आवंटित करने की बात कही गई है। जबकि 15वें वित्त आयोग में पंचायत समिति तथा जिला परिषद को भी राशि आवंटित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट लिखिए। 14वें वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने 2015 से 20 के में आपदा प्रबंधन के लिए बिहार को केवल 14वें वित्त आयोग ने 2015 से 20 में आपदा प्रबंधन के लिए बिहार को केवल 2591 करोड़ रुपए दिए। 2591 करोड़ रुपए दिए। जबकि महाराष्ट्र को 8195 करोड़ रुपए। जबकि महाराष्ट्र को 8195 करोड़ रुपए। सर बिहार का कितना अमाउंट बोले? नेक्स्ट लिखिए। सर बिहार का अमाउंट कितना बताए थे? तो 91 करोड़ 2591 बताया तो 2591 करोड़ रुपया।
राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर, राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वित्त आयोग को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की सिफारिश करनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ठीक है। तो ये क्या थे, बिहार जैसे राज्यों की अपेक्षाएं थी किससे, वित्त आयोग से। और इसमें जो बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है उसको लेकर बिहार ने क्या किया था, अपनी मांग को रखा था जब मोदी जी वित्त मंत्री थे। बात स्पष्ट हुई? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ? बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं कोई सर। बातें जो स्पष्ट ना हाँ, हुई सर। हो, कोई लाइन, कोई पॉइंट जो समझ में ना आई हो, बोलिए नीरज। सर ये पूछना था सर, ये जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है बिहार के बराबर मांग हो रही थी ये नीतीश कुमार के द्वारा सर, मुख्यमंत्री जो है सर। और ये इधर हम जीडीपी में दिखा रहे हैं पूरे देश में सब राज्यों से ज्यादा जीडीपी मेरा ही है, 10.4 समथिंग दिखा रहा है। इसका क्या माने, कुछ संबंध है क्या सर बिहार राज्य का दर्जा नहीं देने का? देखिए, सबसे पहले तो अब हम आगे का ये परिचर्चा जो होगी नीरज, वो आगे का टॉपिक है हमारा। तो इससे जब हम परिचर्चा कर लेंगे तो आपकी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है नीरज, थोड़ा सा पेशेंस रख दीजिए, ठीक है। सर अब तो विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। वो तो दिया जाएगा, मांग नहीं, वो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना। बिहार तो वो तो 14वें वित्त आयोग ने स्पष्ट कर दिया ना। 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की जो फॉर्मूले थे उसको अब समाप्त कर दिया कि अब नए लोगों को यह नहीं मिल सकता, जिसको मिल चुका है मिल चुका है। ठीक है, उसके बदले में हमें क्या करना होगा, तो स्पेशल पैकेज देगा होगा पिछड़े, जो हम कहते हैं आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर या पिछड़ेपन को आधार बनाकर हमें अनुदान की बात करनी होगी। ठीक है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की जो बात होती है उस पर बात की गई। बात स्पष्ट हो गई? और उसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया है वो इसी उद्देश्य से चलाया गया है ना, कि जो देश के सबसे पिछड़े जिले हैं 111 हैं, कितने हैं एक बार देख लीजिएगा डेटा, तो उतने जिलों में हमें क्या करना है, उसके पिछड़ेपन को दूर करना है, जिसमें बिहार भी शामिल। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? जी सर। बात स्पष्ट हुई? चलिए अब हाँ बात सर। करते हैं विशेष राज्य के संदर्भ में कि क्या पक्ष है में जा विशेष राज्य हमें क्या कंडीशन है गार्डिंग फॉर्मूला का, बताइए क्या कंडीशन है?
बोलिए, आप लोग नोट्स नहीं पढ़ते हैं? नोट्स नहीं पढ़ते हैं आप लोग? मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। नोट्स नहीं पढ़ते हैं आप लोग? तो फिर नोट्स भेजने का फायदा क्या है बताइए? सर इसमें तो यही है ना, जो जो 60% आपके साइड की जनसंख्या जिम्मेदारी के है आधार वो पर, 25% राज्य के प्रति व्यक्ति के आधार पर, और 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर, और 7.5% ये राज्य की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता है। कहाँ पढ़े थे आप ये चीज? दीपाली, गार्गिल फॉर्मूले में ऐसे बात है? पहले ही पढ़े थे। गार्गिल फॉर्मूले में ऐसा बात है कहीं पे? ये तो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं जो आप कह रहे हैं, जिसको वेटेज दिया गया था सर इसमें। वो जो पांच पॉइंट है, जैसे कि सीमांत राज्य होना चाहिए, ये सारे उसमें पर्वतीय गार्गिल क्षेत्र ये सब फॉर्मूला होना है चाहिए। क्या? जब आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो उसको पढ़ना चाहिए ना आप लोगों को। वो नहीं पता है सर, लेकिन विशेष राज्य की मांग के लिए ये 5 नहीं पॉइंट देख पाए हैं सर नोट्स आपके को। पास नोट्स है प्रीति? ये सब एक्सक्यूज मत दिया कीजिए कि ये लोग जो नहीं सर मुझे नहीं पता है। देखिए, तो जब हम गार्डगिल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बातें स्पष्ट की गई कि आखिर वो कौन कौन से आधार होंगे जो किसी विशेष राज्य के दर्जे का आधार तैयार करेगा। तो पहली बात कहता है गार्डगिल फॉर्मूले में कि भौगोलिक दुर्गमता होनी चाहिए। भौगोलिक दुर्गमता मतलब क्या हुआ? तो पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे आवागमन के साधन जो है वो क्या हो, संभव न हो। क्योंकि जब भौगोलिक दुर्गमता का क्षेत्र होगा तो स्वाभाविक है कि वहां पर जो निवेश की संभावनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और ऐसी परिस्थिति में जब उसे मैदानी इलाकों से जब उसे क्या करना है, प्रतिस्पर्धा करना होगा, तो वो वहां पर पिछड़ जाएगा। दूसरी बात कहा गया कि उसका आर्थिक पिछड़ेपन की बात करते कि वह राज्य क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार होना चाहिए। चाहे वो जो हम बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, यहाँ पर पिछड़ेपन की स्थिति दिखाई दी। फिर कह रहा है कि संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए। और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का मतलब है कि उसका बॉर्डर क्या हो, पाकिस्तान से लगा हुआ होना चाहिए, उसका बॉर्डर चीन से लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि चौथा टर्म्स है वो है कि विरल जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या होना चाहिए, अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। और पांचवा जो टर्म्स है कि जो आय है वो आय की जो है वो निम्न होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी जो है वो निम्न होना चाहिए। ये है उसे जो और वर्तमान कितने राज्य हैं? 28। 28 राज्य सर और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ सर सुन रहे हैं।
हमने मैंने पूछा कि अभी कितने ऐसे राज्य हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बातें समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर 11 है ना? अभी 10 है सर, अभी 10 10 जम्मू है। कश्मीर तो शायद हटा दिया गया। हाँ, जम्मू कश्मीर चूंकि अब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इस कारण से अब जो है 10 ही राज्य हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त। ठीक है, तो अब चलते हैं कि बिहार को लेकर हम इस पर बात करते हैं कि ये जो 5 आधार हैं उसको लेकर बिहार के क्या पक्ष हैं और क्या विपक्ष हैं बिहार में। तो सबसे पहली बात करते हैं, बिहार इन 5 शर्तों में से, विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार जो है इन 5 शर्तों में से अधिकांश शर्त को पूरा नहीं करता, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और 5 में से सिर्फ 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है, आर्थिक पिछड़ेपन की बात हो और प्रति व्यक्ति आय की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बिहार इन मापदंडों पर खरा उतरता है। यानी शेष 3 मापदंड जो है यहाँ पर बिहार क्या होता है, इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, जिसमें भौगोलिक दुर्गमता की बात करते हैं, संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करते हैं और जो है विरल जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जबकि आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार क्या है, नंबर 1 स्थान रखता है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात कहा गया कि चूंकि 14वें वित्त आयोग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि अब विशेष राज्य की जो दर्जा संबंधी प्रावधान है उसको भी यहाँ से समाप्त किया जाता है और इसके बदले में विशेष अनुदान, विशेष सहायता अनुदान की बात की गई। और इसको ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश ने भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग की थी और परिणाम स्वरूप उसने, जब उसकी मांग को नहीं माना गया चंद्रबाबू नायडू के, तो उसने क्या किया, सरकार से, एनडीए से अपनी जो सदस्यता है वो वापस ले ली थी, सरकार से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया था, इस्तीफा दे दिया था, याद है ना? हाँ सर। चलिए, तो अब बात करते हैं कि बिहार का पक्ष क्या है। बिहार क्यों कहता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? तो कहता है कि बिहार और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उसका कहना है कि बिहार क्या है, सभी शर्तों को अक्षरशः पूरा करता है। तो पहली बात कहा गया कि भौगोलिक दुर्गमता की बात करें तो बिहार का कहना है कि बिहार क्या है, एक आपदा प्रभावित राज्य है और आपदा प्रभावित राज्य होने के कारण यहाँ की 81% भूमि जो है वो आपदाग्रस्त है और उसमें भी बाढ़ का प्रकोप पूरे उत्तर बिहार को प्रभावित करता है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार जो है बुरी तरीके से वो प्रभावित होते हैं, सार्वजनिक संसाधन। और बिहार का 9 महीना जो है, 9 महीना जो है बिहार के अधिकांश जिले क्या होते हैं, मुख्य भूमि से कटे हुए रहते हैं। और इस कारण से बिहार का जो एनुअल बजट होता है, फाइनेंशियल ईयर है, वो मात्र 9 महीने का होता है। तो ये कहना कि बिहार भौगोलिक दुर्गमता वाला राज्य नहीं है, ये इन मापदंडों पर बिहार के लिए फिट नहीं बैठता। बात स्पष्ट हुई? जी सर।
चलिए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा शर्त क्या है? तो दूसरा शर्त है कि आर्थिक पिछड़ेपन की बात करते हैं। तो जब आर्थिक पिछड़ेपन की बात करते हैं तो बिहार इन मामलों में क्या है? सबसे पिछड़ा हुआ राज्य। अभी आपने नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा होगा और इसमें क्या है, बिहार का पोजीशन क्या है? 28वें नंबर पर। यानी कि अंतिम पायदान पर बिहार क्या है, खड़ा है आर्थिक विकास के मामले में, और इस कारण से वो बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। फिर देखिए कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय की जब बात करते हैं तो वो भी क्या है, पूरे भारत में सबसे कम। ठीक है, विकास के सभी मापदंडों में, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात कर लें, ठीक है, आधारभूत संरचना की बात कर लें, यहाँ पर बिहार क्या है, एक पिछड़े हुए स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो निवेश के मामले में देख लीजिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह जो आर्थिक पिछड़ेपन है वो बिहार का अपना नहीं है, बल्कि यह जो केंद्र के साथ के द्वारा जो भेदभाव की नीति अपनाई गई यह उसका परिणाम है। और इस कारण से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात है। यानी कि बिहार कहता है कि हम जो दूसरा मापदंड है कि आर्थिक पिछड़ापन, हम उसको भी फुलफिल करते हैं। तीसरी बात कहा गया कि संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए, और बिहार कहता है कि हम इस मामले में भी क्या है, खरे उतरते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्या हो रहा है, भारत और नेपाल के बीच संबंध क्या हो रहे हैं, प्रतिकूल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे नेपाल में चाइना का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो भारत और बिहार और नेपाल का बॉर्डर है वो ज्यादा संवेदनशील होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको आतंकवादियों का आवागमन दिखाई देगा, यहीं से आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिखाई देगी, यहीं से आपको जो नकली नोट्स हैं उसका आवागमन दिखाई देगा, यहीं से आपको चीनी गुड्स का डंपिंग दिखाई देगा, और साथ ही साथ नेपाल और चीन का जो षड्यंत्र है वो भी दिखाई देगा। आए दिन भारत, नेपाल और भारत के लोगों के बीच झड़प की स्थिति भी दिखाई देगी। तो ये कहना कि भारत बिहार एक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को शेयर नहीं करता, ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत है। बात स्पष्ट हुई? जी सर। कोई प्रश्न मन में तो नहीं है ना? नहीं सर। बात स्पष्ट हो रही है एकदम? चलिए अब बात करते हैं विरल जनसंख्या घनत्व की। तो बिहार का कहना है कि भले ही हम क्या है, विरल जनसंख्या घनत्व के मामले में इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन जो बिहार की अधिकांश आबादी है वो आज भी क्या है, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और विशेषकर कोरोना के बाद की जो स्थितियां हैं, की जो क्राइटेरिया है उसमें बिहार को छूट दिया। साधनों के मामले में बिहार की जो आबादी है वो क्या है, होंडुरास और रवांडा से भी विभक्त स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा जो पांचवा शर्त है वो क्या है, आय की प्रकृति की अनिश्चितता के संदर्भ में। तो बिहार जैसे राज्य के संदर्भ में कह रहा है कि एक निश्चित आय का स्रोत बिहार के पास नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि बिहार एक भौगोलिक रूप से प्राकृतिक आपदा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ और सूखे की बारंबारता आपको दिखाई देगी। तो दूसरी तरफ
सार्वजनिक निवेश भी क्या है, निम्न स्तर पे है। निजी निवेश भी क्या है, निम्न स्तर पे। और ऐसी परिस्थिति में जब प्रति व्यक्ति आय की सुनिश्चितता की बात करते हैं तो वहां पर आपको निरंतर क्या होगा, उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देगी। तो ये इस मापदंडों पर भी बिहार क्या है, फुलफिल बैठता है। तो ये क्या थे, बिहार का अपना तर्क था कि जो गाडगिल फार्मूला है उसमें से अगर विरल जनसंख्या घनत्व को छोड़ दिया जाए तो बिहार अधिकांश शर्तों को पूरा करने में सक्षम है या उसको फुलफिल करता है। बात स्पष्ट हुई? यस सर। चलिए, एक तो ये बात हो गया। आखिर फिर प्रश्न उठता है कि आखिर बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों कर रहा है? आखिर विशेष राज्य के दर्जे को क्या बेनिफिट्स मिलता है जिसके कारण बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है? तो पहली बात कहा गया कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें जब रेवेन्यू शेयरिंग की बात आती है तो उसमें 90% शेयर जो है केंद्र का होता है और मात्र 10% विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्य को करना पड़ता है। जबकि सामान्य राज्य में क्या है, वह 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 50-50 हो सकता है। बात स्पष्ट हुई? तो इससे क्या होगा, राजस्व व्यय के मामले में बिहार के पास अधिशेष राजस्व बचेगा। दूसरा कहा गया कि जब हम ऋण की बात करते हैं तो ऋण लेने में भी सुविधा प्रदान होती है। जहां सामान्य श्रेणी के राज्यों को ऋण लेने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, वही इन्हें ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। ठीक है। तीसरी जो लाभ है इसमें वो है कि योजनाओं के लिए अनुदान। ठीक है। और योजनाओं के लिए जब अनुदान की बात करते हैं तो यहाँ पे केंद्र राज्य सहभागिता जो है वो 90:10 का होता है, यानी 90% केंद्र की सहभागिता होती है और 10% राज्य की सहभागिता होती है, विशेष राज्य की। एक फायदा और है कि मान लीजिए कि आपको केंद्र के द्वारा योजनाओं के लिए राशि का आवंटन किया गया या अनुदान दिया गया और आपने अगर उस योजनागत राशि या अनुदान को खर्च नहीं संबंधित वित्तीय वर्ष में अगर खर्च नहीं कर पाते हैं तो सर आवाज ब्रेक कर रही है। यस जी सर। चलिए, तो हमने कहा कि जो योजनागत आवंटित राशि है उसको अगर मान लीजिए संबंधित राज्य, विशेष राज्य का दर्जे वाला राज्य अगर उस वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि सामान्य श्रेणी का अगर राज्य होगा तो उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी
कि शेष बचे हुए राशि को उसे केंद्र को वापस करना होगा। लेकिन जो विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्य हैं उसका क्या होता है, तो उसको वापस नहीं करना पड़ता, बल्कि वो नेक्स्ट ईयर में जो उसको फंड का एलोकेशन होने वाला है उसमें वो जुड़ जाता है। यानी कि अगर 10 करोड़ रुपया बच गया और उसे 20 करोड़ रुपया मिलने वाला है तो उसे टोटल 30 करोड़ रुपया हो जाएगा उसका। बात स्पष्ट हुई? बात स्पष्ट हुई जी ना? सर। ठीक है। इसके अलावा देखिए तो खर्च के शर्त में भी उसे ढील ले जाती है। मतलब यह है कि अगर सामान्य श्रेणी का राज्य होगा तो उसे मान लीजिए मनरेगा के लिए अगर फंड का एलोकेशन किया गया तो उसे मनरेगा में ही उसे खर्च करना होगा, न कि अन्य किसी योजना में वो खर्च नहीं कर सकता। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर प्राप्त होता है तो उसे इन शर्तों में ढील दी जाती है, वो अन्य योजना में भी उसे खर्च कर सकता है राशि को। फिर इसके अलावा जो टैक्सेज है जैसे कस्टम ड्यूटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, आयकर है, इन सभी में भी उसे छूट मिलती है। तो इस कारण से बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा तो बिहार के विकास में आसानी होगी, सार्वजनिक और निजी निवेश का होगा, बिहार में बढ़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप बिहार के जो आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति है उसमें भी हमें दूर करने में मदद मिलेगी। बात स्पष्ट हुई? बात स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ तक मन में? ठीक है। अब 14वें वित्त आयोग ने का क्या पक्ष है इसको लेकर? 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या अपनी बातें कही हैं, इस पर भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो 14वें वित्त आयोग का कहना था कि हम पिछले कुछ वर्षों से क्या देख रहे हैं कि केंद्र से राज्य की ओर जो राजस्व का आवंटन है वो निरंतर बढ़ रहा है, और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यह 32 से बढ़कर 42% पे हो गया। यानी कि राज्यों के पास जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं और केंद्र के रेवेन्यू पर उसकी निर्भरता भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये पहली बात कहा गया वित्त आयोग के द्वारा कि जो डिविजिबल पूल में राज्यों की हिस्सेदारी है वो निरंतर बढ़ रही है। दूसरी बात कहा गया कि अब क्या है, विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं दे सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, तो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान हम बढ़ा सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपने देखा होगा कि बिहार को 117 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार को 50,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। ठीक है। अब देखिए कि ये सब मैं कहाँ से बता रहा हूँ, अभी मैंने जो आर्टिकल पढ़ा उसी में ये सारी बातें, इसको मैंने कैसे यहाँ कंक्लूड कर दी, किया या नहीं किया? बोलिए। जी सर। इन चीजों को वहां से जब तक पिक करना नहीं सीखिएगा, कैसे किसी को इनपुट के रूप में हमें कार्य करना है, इसे सीखना पड़ेगा ना। ये तो कोई घोर के पिला नहीं सकता है आपको, ये तो कोई बता के ही आपको बताएगा ना कि भाई यहाँ पे आपको ये चीजें करनी चाहिए। बातें स्पष्ट हो रही है? कार्यक्रम के तहत बिहार के कई जिलों को क्या कर दिया है, शामिल किया गया है, और के 13 जिले क्या हैं इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं, जहां पर जो पिछड़ेपन है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और उसको एक सामान्य मापदंड वाले जिले में शामिल करने की बात। तो ये किसका पक्ष था? वित्त आयोग का ये पक्ष था, और इस आधार पर हमें
बिहार की जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है उसको लेकर जो पक्ष विपक्ष हैं और विशेष वित्त आयोग की क्या अनुशंसा है, इस पर हमने यहाँ पर दृष्टिपात किया और इसी के अनुरूप अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है तो आंसर भी लिखना चाहिए। बात स्पष्ट हो गई सभी को? यस सर। कोई प्रश्न तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है ना? स्पष्ट क्लियर हो गया कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार का क्या दृष्टिकोण है और वित्त आयोग का क्या दृष्टिकोण है और विशेषज्ञों का क्या दृष्टिकोण है। अब केंद्र के पक्ष क्या है? तो केंद्र का कहना है कि भाई मैं अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा देता हूं तो यह क्या होगा, एक ट्रेडिशन को जन्म दे देगा और परिणाम स्वरूप जो आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं, इधर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, इधर मध्य प्रदेश है, तो अन्य इस राज्य में क्या होगा, झारखंड है, तो ये सब क्या करेंगे, एक ट्रेडिशन को जन्म दे देगा और फिर एक विशेष राज्य के दर्जे का जो मोटिव है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र का पक्ष यही है कि भाई जो अनुदान की बातें हैं उस पर हमें काम करना चाहिए और सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के जो तत्व हैं उस पर हमें काम करना है, तभी हम एक विकसित राज्य के रूप में और एक विकसित भारत के रूप में अपने को स्थापित कर पाएंगे। दूसरा कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो विकास का मापदंड नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो उत्तराखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो विशेष राज्य के दर्जा वाला प्राप्त राज्य है वो आज भी क्या है, सभी मापदंडों पर पिछड़ा हुआ है या नहीं है? जी सर। तो केंद्र का पक्ष ये भी आप रख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो पॉलिटी का क्लास है वो अब यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके मन में अगर कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, कोई आकांक्षाएं हो तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ पूछना हो, छोटे राज्य और बड़े राज्य वाला जो है वो एक बार आप लोग नोट से पढ़ लीजिएगा तो वहां से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? कुछ पूछना है ऐसा कुछ जो लगे कि पॉलिटी में ये टॉपिक होना चाहिए था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो? सर एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। कब रीचेक करेंगे? क्लास खत्म होने के बाद, जब अदर मुझे सब्जेक्ट नहीं क्लास लग रहा है शुरू हो सर। जाएगी तब? नहीं सर, अभी लग रहा है कि कोई टॉपिक नहीं बचा है, फिर भी एक बार देख लेंगे। बताइए आप लोग। अमन, सुमित, नीरज, हरेंद्र। सर मेरा तो बहुत सारा क्लास छूटा हुआ है सर। प्रीति, दीपाली, लवली, प्रिया। कल सर एक डिस्कशन क्लास रख लेते हैं सर। कल सर एक डिस्कशन क्लास रख लेते हैं, और मतलब जितना अभी तक पढ़ाया गया है। सुमित, डिस्कशन किस टाइप का डिस्कशन? मतलब जैसे कि मतलब सारा टॉपिक अभी तक जितना पढ़ाया जा चुका है ना सर, उस पर अगर किसी को कोई डाउट है तो कल उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, तो कल इस पे कर लेंगे जो भी परिचर्चा। डाउट क्लास कल रख लेते हैं क्या? जी सर, जी सर, वो ठीक रहेगा। और कोई सुझाव, कोई विचार, कोई प्रश्न?
किसी और दिन अगर हो सके तो